नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। युवाओं का सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता। 17वें राष्ट्रीय रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। रोजगार मेले में बांटे 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र। जैसलमेर में सेना कमांडरों के सम्मेलन की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की अध्यक्षता। सुरक्षा स्थिति और सेना की परिचालन तैयारियों की समीक्षा। नमन केंद्र, सैनिक यात्री मित्र ऐप और उपकरण हेल्पलाइन ऐप किए लॉन्च। लौंगेवाला सीमा पर भारतीय सेना के जवानों से की बातचीत। जीएसटी परिषद ने जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को सरल, सहज और पारदर्शी बनाने के उपायों को दी मंजूरी। गाजियाबाद में सीजीएसटी भवन के उद्घाटन के मौके पर बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। करदाताओं के साथ विनम्र व्यवहार रखने की दी सलाह। भारत जल्दबाजी या किसी दबाव में आकर नहीं करता व्यापार समझौता। जर्मनी में बर्लिन संवाद में बोले वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। व्यापार समझौते को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। भारत ने कभी भी राष्ट्रीय हित के अलावा किसी अन्य आधार पर नहीं दिया है निर्णय। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में दर्दनाक बस दुर्घटना। हादसे में 20 लोगों की मौत। कई लोगों ने कूदकर बचाई जान। मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे की घोषणा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने जताया शोक। पिछले 11 वर्षों से देश विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे युवाओं की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें राष्ट्रीय रोजगार मेले में नवनियुक्त पदाधिकारियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए ये तमाम बातें कही। किसी भी देश की असल ताकत उसकी युवा शक्ति होती है। इस लिहाज से भारत की युवा आबादी देश को लगातार आगे लेकर जाने का काम कर रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की युवा शक्ति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हम भारत के युवा सामर्थ्य को भारत की बड़ी ताकत मानते हैं। हर क्षेत्र में हम इसी सोच और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज आपको केवल सरकारी नियुक्ति नहीं मिली है, बल्कि राष्ट्र सेवा में सक्रिय योगदान देने का अवसर मिला है। पिछले 11 वर्षों से देश विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे युवाओं की है, आप सबकी है। इसलिए युवाओं का सशक्तिकरण ये भाजपा एनडीए सरकार की प्राथमिकता है। आज रोजगार मेले युवाओं के सपनों को पूरा करने का माध्यम बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 11 वर्षों से देश विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। आज रोजगार मेले युवाओं के सपने पूरे करने का माध्यम बन गए हैं। इन मेलों के जरिए 11 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। अकेले इन रोजगार मेलों के जरिए बीते कुछ समय में ही 11 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। और ये प्रयास केवल सरकारी नौकरियों तक ही सीमित नहीं है। हमने देश में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना भी शुरू की है। इसके तहत 3.5 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। साथियों, आज एक और स्किल इंडिया मिशन जैसे अभियानों के जरिए युवाओं को स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं साथ ही नेशनल करियर सर्विस प्लेटफॉर्म जैसे इनिशिएटिव उन्हें नए अवसरों से भी जोड़ रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इसके माध्यम से अब तक 7 करोड़ से अधिक वैकेंसीज की
यानी 7 करोड़ से अधिक वैकेंसीज, इसकी जानकारी युवाओं को दी जा चुकी है। ये 7 करोड़ खाली जगह, ये आंकड़ा छोटा नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस जनरल अनिल चौहान जैसलमेर में सेना कमांडरों के सम्मेलन में शामिल हुए। रक्षा मंत्री ने इस दौरान सुरक्षा स्थिति और भारतीय सेना की परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य शक्ति और राष्ट्रीय चरित्र का प्रतीक है। रक्षा मंत्री ने सशस्त्र बलों से आग्रह किया कि वे कभी भी विरोधियों को कम न आंकें और हमेशा सतर्क और तैयार रहें। रक्षा मंत्री ने सेना कमांडरों के सम्मेलन के दौरान भारतीय सेना के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ ग्रे जोन युद्ध और संयुक्तता, आत्मनिर्भरता और नवाचार के रोडमैप सहित प्रमुख पहलुओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया। सम्मेलन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नमन केंद्र, सैनिक यात्री मित्र ऐप और उपकरण हेल्पलाइन ऐप लॉन्च किए। कोणार्क के एज डेटा सेंटर और भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर्स सहित प्रौद्योगिकी सक्षमकर्ताओं का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के सैन्य कौशल और राष्ट्रीय चरित्र का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सैनिकों ने यह सिद्ध किया है कि उनकी शक्ति केवल हथियारों में नहीं बल्कि उनके नैतिक अनुशासन और रणनीतिक स्पष्टता में भी निहित है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर ने नई रणनीतिक सोच को जन्म दिया है कि भारत किसी भी आतंकवादी गतिविधि का अपनी शर्तों पर जवाब देगा। रक्षा मंत्री ने कमांडरों से भविष्य के लिए तैयार सेना सुरक्षित करने के लिए रक्षा कूटनीति, आत्मनिर्भरता, सूचना युद्ध, रक्षा अवसंरचना और सेना आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करते रहने का आग्रह किया। उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों के साहस और लचीलेपन की सराहना की। रक्षा मंत्री ने सैन्य परिचालन तैयारियों के उच्चतम स्तर को बनाए रखने के लिए अति आधुनिक तकनीक, अवसंरचना और सहायता प्रदान करने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता जताई। उत्तरी सीमा पर स्थिति पर रक्षा मंत्री ने कहा कि चल रही बातचीत और तनाव कम करने के कदमों ने भारत की संतुलित और मजबूत विदेश नीति को दर्शाया है। उन्होंने कहा कि हमारी नीति स्पष्ट है कि बातचीत जारी रहेगी और सीमा पर हमारी तत्परता बरकरार रहेगी। रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि आज का युद्ध तकनीक आधारित है, फिर भी सैनिक देश की सबसे बड़ी संपत्ति है। उन्होंने कहा कि मशीनें शक्ति को कई गुना बढ़ा देती हैं, लेकिन परिणाम देने की शक्ति मानवीय भावना में निहित होती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आधुनिक युद्ध साइबर स्पेस, सूचना इलेक्ट्रॉनिक व्यवधान और अंतरिक्ष नियंत्रण जैसे अदृश्य क्षेत्रों में लड़े जाते हैं और नवीनतम तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बिठाने के साथ साथ सैनिकों की त्वरित निर्णय क्षमता और दृढ़ इच्छा शक्ति भी महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के तनोट और लौंगेवाला के अग्रिम क्षेत्रों के दौरे के दौरान सेना की सुरक्षा स्थिति और परिचालन तैयारियों का जायजा लिया। लौंगेवाला में रक्षा मंत्री ने प्रतिष्ठित लौंगेवाला युद्ध स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की और भारतीय सेना के बहादुरों को श्रद्धांजलि दी। 1971 में लौंगेवाला के युद्ध में भाग लेने वाले दिग्गजों को भी सम्मानित किया। उन्होंने लौंगेवाला सीमा पर भारतीय सेना के जवानों से बातचीत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के जवानों का क्षमता प्रदर्शन अभ्यास भी देखा। रक्षा मंत्री ने जैसलमेर में तनोट राय माता मंदिर का दर्शन किया। इस मंदिर की ऊर्जा अपार है। यह मंदिर 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों के दौरान अपनी चमत्कारी शक्ति के लिए प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि इस दौरान पाकिस्तान द्वारा गिराए गए कोई भी बम मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा सके थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जीएसटी अधिकारियों को ईमानदार करदाताओं के साथ विनम्र एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से तेजी से पंजीकरण मंजूरी और शिकायत निवारण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए क्षेत्रीय इकाइयों से सक्रिय रूप से व्यापार करने में सुगमता लाने का भी आह्वान किया। गाजियाबाद में सीजीएसटी भवन के उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय मंत्री ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई को समय पर पूरा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे सीबीआईसी बोर्ड की ओर से यह स्पष्ट संदेश जाएगा कि अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार का कदाचार, कर्तव्यहीनता या अनैतिक व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। This single reform is expected to benefit 96% of new applicants. So 96% will benefit from it. Task of the field formation is to operationalize it and ensure that there are no friction in the process. The GST Seva Kendra in this office and across India should be well staffed
I would particularly draw the attention of the board for that purpose, make it accessible and make it properly maintained so that taxpayers receive timely and quality assistance. There must also be a dedicated help desk for GST registrations to facilitate the taxpayer in the application process itself. Field units must conduct an internal audit of the functioning of the GST Seva Kendras and take action on the shortcomings faced by the taxpayers. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कर प्रशासन का अंतिम लक्ष्य ईमानदार करदाताओं के लिए जीवन को आसान बनाना है और ऐसा करने के लिए जीएसटी अधिकारियों को निर्धारित मानक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और अधिक सहानुभूति एवं शिष्टाचार दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लंबित जीएसटी जांचों को शीघ्रता से तर्कपूर्ण और साक्ष्य आधारित गुणवत्तापूर्ण आदेशों के साथ पूरा किया जाना चाहिए और मुकदमेबाजी की लागत को कम करना चाहिए। Timely disciplinary action shows that the institution holds its own officers to high standards of professionalism and integrity. I may not talk about GST here. For a minute, if you give me the indulgence, I'll quote on some other. And the same CBIC, which has done so much good work, particularly in the next generation GST reforms, the board I'm talking about, not the GST side of it, had to be made to be quick in responding to one other issue which also came up. It sends a clear message that misconduct, dereliction of duty, or unethical behavior will not be tolerated. I think it's very important, and we can't afford on this to be laid back. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत जल्दबाजी में या किसी भी तरह के दबाव में आकर व्यापार समझौते नहीं करता है। जर्मनी में आयोजित बर्लिन संवाद में उन्होंने कहा कि भारत की यूरोपीय संघ और अमेरिका सहित विभिन्न देशों और समूहों के साथ व्यापार समझौतों पर सक्रिय रूप से बातचीत चल रही है। बर्लिन संवाद में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि किसी भी व्यापार समझौते को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। भारत कभी भी जल्दबाजी या उकसावे में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका में लगाए गए उच्च सीमा शुल्क से निपटने के लिए नए बाजारों की तलाश कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने कभी भी राष्ट्रीय हित के अलावा किसी अन्य आधार पर यह निर्णय नहीं लिया है कि उसके मित्र कौन होंगे। Trade deals are for a longer duration. Trade deals are not only about tariffs, it's not only about access of goods or services, it's also about trust, it's also about relationships. It's a demonstration to businesses that you can work with between both countries and trust businesses to prosper, businesses to be protected, businesses to get opportunities and a fair deal in the rule of law in democracies that we all work in. So I think trade deals in a longer context have far more than just tariffs. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने भारत की मजबूत जनसांख्यिकीय पूंजी को अहम बताते हुए उम्मीद जताई कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले 25 वर्षों तक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। We have a demographic dividend. Our average age is only 28 years, yeah. Which you won't find in many other parts of the world except, of course, Africa. Now that young person now connected with the internet, and we have 1 billion internet users there, is very aspirational. That aspiration is driving him to work harder, is driving him to adopt new technologies, new languages, new countries. I think one must also recognize India's economy, while it may seem it's only a $4 trillion economy, on a purchasing power parity is already at 15 trillion. So the speed with which we'll be able to catch up, the speed with which we'll be able to grow, is there for us to capture. Rising wages, better living conditions, better quality of life. These aspirations are driving people's ambitions, people's effort. And I suspect going forward, just as in the last 4 years we were the fastest growing large economy, I see that continuing for at least 20, 25 years in the future. And it's not a question of whether you surpass one or the other. It's a question of whether you give a good quality of life to your people. Good education, good housing, take care of their needs,
and continue to maintain your traditions. So any country which forgoes its culture, its heritage, can never succeed. And that's something we are very proud of. For us, it's development as much as it is our history, our culture, and our traditional value system. इससे पहले केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लग्जमबर्ग में उप प्रधानमंत्री और विदेश एवं व्यापार मंत्री जेवियर बेटेल से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आर्थिक संबंधों में प्रगति की समीक्षा की और द्विपक्षीय व्यापार और व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने प्रमुख जर्मन कंपनियों के सीईओ के साथ भी चर्चा की। इसमें इन्फिनियन टेक्नोलॉजीज, एजी शेफलर ग्रुप, रेन व्हीकल्स मोबिलिटी, एनरट्रैक के बोर्ड सदस्य टोबियास बिशॉफ नीम्स और मर्सिडीज बेंज के सीईओ ओला केलेनिस से मुलाकात की गई। बैठक में भारतीय और जर्मन कंपनियों के बीच खासकर रक्षा, ऊर्जा, उभरती प्रौद्योगिकियों और परिवहन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तालमेल और सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। व्यापार प्रमुखों ने भारत में कारोबार के लिए अपने आशावादी दृष्टिकोण और अपनी आर्थिक साझेदारियों को और मजबूत करने की इच्छा जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि बहुपक्षवाद के लिए प्रतिबद्धता मजबूत बनी रहनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र का समर्थन किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के 80 वर्ष पूरे होने पर दिल्ली में स्मारक डाक टिकट जारी करते हुए विदेश मंत्री ने शांति और सुरक्षा के साथ साथ विकास और प्रगति के आदर्शों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत हमेशा से संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षवाद का प्रबल समर्थक रहा है और आगे भी रहेगा। डॉक्टर जयशंकर ने इस बात पर भी इशारा किया कि संयुक्त राष्ट्र में बहसें तेजी से ध्रुवीकृत होती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सार्थक सुधार में सुधार प्रक्रिया के माध्यम से ही बाधाएं आती हैं। वित्तीय बाधाएं एक अतिरिक्त चिंता का विषय बनकर उभरी हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि आतंकवाद को लेकर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया उसके सामने आने वाली चुनौतियों का एक स्पष्ट उदाहरण है। Even today, we are regrettably witnessing multiple major conflicts that not only take a great toll on human lives, but impact the well-being of the entire international community. The Global South, in particular, has felt this pain, even as the more developed insulated themselves from consequences. An 80th anniversary is a significant milestone for any institution. On UN Day, I would like to reiterate India's commitment to the ideals of peace and security, as well as development and progress. India has always been and will continue to be a strong votary of the United Nations and indeed of multilateralism. Our commitment to global peace and security is reflected, amongst others, in our staunch support for peacekeeping. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश को विकसित भारत बनाने के लिए महिलाओं की भागीदारी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व वाला समाज अधिक मानवीय और प्रभावी होगा। ये बात उन्होंने केरल के एर्नाकुलम स्थित सेंट टेरेसा कॉलेज के शताब्दी समारोह के उद्घाटन मौके पर कही। राष्ट्रपति ने केरल की उन महिलाओं को याद किया जिन्होंने राष्ट्र निर्माण और सामाजिक आर्थिक सुधारों में बेहतरीन काम किया। उन्होंने पिछले कई दशकों से महिलाओं को शिक्षित और सशक्त बनाने में संस्थान के प्रयासों की भी सराहना की। Active participation of women is necessary for the country to leverage its demographic dividend. Gender budget allocation has increased 4.5 times during the last decade. Women-led MSMEs nearly doubled between 2011 and 2024. One of the key pillars for achieving the vision of Viksit Bharat by 2047 is to achieve 70% women workforce participation. Women from different socio-economic segments have been driving India's progress. Alumni of this college have been playing a positive role through their contribution to the growth and development of the country. इस दौरान राष्ट्रपति ने कॉलेज के शताब्दी प्रतीक चिन्ह का विमोचन किया। केरल के राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर, राज्य मंत्री सुरेश गोपी, राज्य सरकार के प्रतिनिधि और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस समारोह में शामिल हुए। Students, I urge you to make life choices with clarity and courage. You should choose the path
that allows you to express your passion and capabilities. A society led by women leaders is likely to be more human while being more efficient. I am hopeful that you will demonstrate the effectiveness of women-led development in the areas of your activities after you complete your formal education. I am confident that this generation of young women students will lead India into becoming Viksit Bharat by 2047. केंद्रीय रेल इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने आज संसद भवन में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालयों की प्रमुख पहलों, उपलब्धियों और भविष्य के रोडमैप से अवगत कराया गया, जिनका उद्देश्य भारत के डिजिटल परिवर्तन को गति देना और देश के सूचना एवं संचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। उपराष्ट्रपति ने डिजिटल रूप से सशक्त, नवाचार संचालित और सूचना जागरूक समाज के निर्माण में उनके परिवर्तनकारी योगदान के लिए दोनों मंत्रालयों की सराहना की। उन्होंने टियर 2 और टियर 3 शहरों को उभरते सॉफ्टवेयर और नवाचार केंद्रों के रूप में विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सोशल मीडिया के जिम्मेदार होने और जिम्मेदाराना उपयोग और डिजिटल सामग्री निर्माण में नवाचार को बढ़ावा देने के महत्व पर भी जोर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर हैं, जहां वे आज कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज अपने संसदीय क्षेत्र कोटा स्थित भामाशाह कृषि उपज मंडी में आयोजित मुहूर्त पूजा में शामिल होकर प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी की आराधना की। उन्होंने अन्नदाता किसानों की खुशहाली और प्रगति की कामना की। इस अवसर पर व्यापारियों और किसान बंधुओं से संवाद भी किया, उनके अनुभव और सुझाव जाने। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भामाशाह मंडी न केवल कोटा बल्कि पूरे देश की पहचान है। यहाँ की विश्वसनीयता, ईमानदारी और पारदर्शी व्यापार प्रणाली ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में रेलवे अधिकारियों के साथ बैठकर कोटा और बूंदी में चल रहे रेलवे विकास कार्यों की भी समीक्षा की। कोटा और न्यू कोटा रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की और निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी कार्य तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरे हों ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। साथ ही कहा कि स्टेशन परिसर के बाहर का विकास कोटा विकास प्राधिकरण के साथ समन्वय से किया जाए, जिससे क्षेत्र का सौंदर्य और यातायात व्यवस्था बेहतर हो। अंडरपास में भराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश भी दिए गए। इसके बाद सर्कुलेटिंग एरिया का निरीक्षण कर अधिकारियों को सुधारात्मक कदम शीघ्र उठाने के निर्देश दिए ताकि यात्रियों को स्वच्छ और सुविधाजनक वातावरण मिल सके। अब एक नजर देश और दुनिया की कुछ और बड़े अपडेट्स पर। आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने उपराष्ट्रपति एनक्लेव स्थित उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। इसके अलावा एनएचआरसी चेयरपर्सन जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यन और एनएचआरसी सेक्रेटरी जनरल भरत लाल ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। इस प्रकार की शिष्टाचार भेंटों से समन्वय और आपसी संवाद को मजबूती मिलती है। सेशल्स के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भारत की तरफ से उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 26 से 27 अक्टूबर को सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी। सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण साझेदार है। सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में अब तक राज्यसभा की 3 सीट जीत ली हैं, जबकि चौथी और अंतिम सीट भाजपा के खाते में गई है। चौधरी मोहम्मद रमजान को पहली सीट पर और सज्जाद किचलू को दूसरी सीट पर विजेता घोषित किया गया है। भाजपा नेता सत शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के इमरान नबी डार को हराकर राज्यसभा की चौथी सीट जीती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के समस्तीपुर में कर्पूरी ग्राम का दौरा किया और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के परिजनों से भी मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहां मौजूद रहे। विश्व पोलियो दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज अटूट राष्ट्रीय प्रयासों और सशक्त जनभागीदारी के माध्यम से पोलियो उन्मूलन में भारत की उल्लेखनीय यात्रा पर प्रकाश डाला। सोशल मीडिया पोस्ट में जेपी नड्डा ने कहा कि पोलियो उन्मूलन में सफलता समर्पित स्वास्थ्य कर्मियों के प्रयासों से संभव हो पाई है।
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में जमीनी स्तर पर जैव विविधता संरक्षण के प्रयासों को समर्थन देने के लिए 1.36 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये राशि दोनों राज्यों के जैव विविधता बोर्ड के माध्यम से 3 जैव विविधता प्रबंधन समितियों को दी जाएगी, जो महाराष्ट्र के सातारा जिले के साखरवाड़ी गांव, पुणे जिले के कुजिरवाड़ी गांव और उत्तर प्रदेश के एटा जिले के कासरगंज क्षेत्र में है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री समेत कई हस्तियों ने जवानों को बधाई दी है। भारत ने हाल ही में हस्ताक्षरित गाजा शांति समझौते को पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। साथ ही दोहराया है कि 2 राष्ट्र समाधान ही इजरायल और फिलिस्तीन के बीच स्थायी शांति स्थापित करने का एकमात्र व्यावहारिक मार्ग है। कई विज्ञापनों के लिए लोकप्रिय और यादगार स्लोगन लिखने वाले विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे का निधन हो गया है। वे 70 साल के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पीयूष पांडे के निधन पर दुख जताया है। पीयूष पांडे ने बेहद लोकप्रिय गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा के बोल लिखे थे, जो भारत की समृद्ध विविधता का परिचायक है। बुकर प्राइज फाउंडेशन ने काल्पनिक कहानियों के लिए एक नया चिल्ड्रन बुकर पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है, जिसका चयन बाल और वयस्क निर्णायकों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। वे प्रतिष्ठित वार्षिक पुरस्कार प्रदान करने वाले बुकर प्राइज फाउंडेशन ने कहा कि इस पुरस्कार के पहले संस्करण के नामांकन की शुरुआत 2026 में होगी और 2027 से ये प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा। इसके तहत विजेताओं को 50,000 पाउंड दिया जाएंगे। हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक निजी बस में 2 पहिया वाहन से टक्कर के बाद आग लग गई, जिससे 20 लोगों की मौत हो गई। अधिकतर व्यक्तियों की मौत आग में झुलसने से हुई। बता दें कि कई यात्री इस दुर्घटना में बच नहीं पाए, क्योंकि ये रात में उस समय हुई जब वे सो रहे थे। कुछ शव इतने जल चुके थे कि उनकी पहचान नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण अधिकारियों को मृतकों के डीएनए नमूने एकत्रित करने के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाना पड़ा। हताहतों और जीवित बचे लोगों की पूरी स्थिति, पूरी जांच और दुर्घटना में शामिल अभी भी लोगों की पहचान के बाद ही सामने आएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एवं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कुरनूल दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में हुए दुखद बस हादसे में हुई मौतों पर दुख व्यक्त किया और प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की है। अब देखते हैं देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई खबरें। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पोचनपुर छठ पूजा समिति का दौरा किया और तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लगभग 1500 पॉइंट छठ घाट के रूप में तैयार किए गए हैं। यमुना पर 17 जगहों पर छठ घाट की व्यवस्था की गई है। सरकार छठ की तैयारियों के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग के विभागीय अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों में 5 गुना तक की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के निर्णय के मुताबिक मुख्य अभियंता को अब 2 करोड़ के स्थान पर 10 करोड़ रुपए तक के कार्यों की स्वीकृति का अधिकार होगा। इसी तरह अधीक्षण अभियंता को 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए तक के कार्य स्वीकृत करने का अधिकार दिया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनबसा में भूमि बंदरगाह का स्थलीय निरीक्षण किया। इस भूमि बंदरगाह का विकास भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। इससे यात्री सुविधाओं में वृद्धि होगी, भारत और नेपाल के बीच आवागमन सुगम होगा और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलेगा। भूमि बंदरगाह से क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की भी उम्मीद है। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को परियोजना के निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने खोवाई में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जो 19 साल तक के बच्चों और किशोरों को सही देखभाल देने और पूरे विकास पर फोकस करता है। उन्होंने कहा कि इस हेल्थ ड्राइव के तहत 10 लाख से ज्यादा बच्चों और किशोरों को कवर करने का टारगेट रखा गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एनईपी कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर को इस बात पर गर्व है कि वे केंद्र शासित प्रदेशों के सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाले पहले राज्यों में से एक है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार कर आईएसआईएस के एक मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बताया कि दोनों संदिग्ध आतंकवादियों में से एक दिल्ली का रहने वाला है, दूसरा मध्य प्रदेश का। दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाके निशाने पर थे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता में आज मामूली सुधार हुआ और ये बेहद खराब से खराब श्रेणी में पहुंच गई। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 290 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। हालांकि आनंद विहार में वायु गुणवत्ता सूचकांक 403 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। ये सभी निगरानी केंद्रों में सबसे अधिक है।
और फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए सनसेट टीवी। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं जैसलमेर के लौंगेवाला सीमा में सेना के युद्धाभ्यास की झलकियों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।